कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र में पाठ 3 निर्धनता एक चुनौती का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप भी जानते होंगे कि निर्धनता स्वतंत्र भारत के लिए एक सबसे कठिन चुनौती है। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों को देखते हैं जो हमें गरीब दिखाई देते हैं। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी। वे चित्रों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों तरफ निर्धनता देखते हैं। देखा जाए तो देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते थे। इसका अर्थ यह भी है कि पूरे विश्व में भारत सबसे ज़्यादा निर्धनों का केंद्र है और यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। बच्चों, गरीबी के दो विशिष्ट मामले हैं। गरीबी का अर्थ है भूख और आश्रय की कमी, स्वच्छ पानी और सफाई सुविधाओं की कमी। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है, न्यूनतम स्तर पर नियमित नौकरी की कमी। इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, देखा जाए तो लगभग सभी स्थानों पर बुरा व्यवहार होता है। इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। अपने करोड़ों लोगों की दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बच्चों, महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय पीड़ा से मुक्त होगा। आइए बच्चों, अब देखते हैं कि सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता या गरीबी क्या है। वैसे देखा जाए तो निर्धनता के अनेक पहलू हैं। सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले सूचक हैं जैसे आय और उपभोग। उपभोग का अर्थ है खपत के स्तर से संबंधित है। लेकिन अब गरीबों को अशिक्षा के स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अनेक सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। बच्चों, आइए हम निर्धनता रेखा किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। निर्धनता के आकलन की एक प्रचलित सामान्य विधि आय या उपभोग के स्तर के आधार पर गरीबी को नापना होता है। किसी व्यक्ति को गरीब तब माना जाता है जब उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुएं अलग कालों में या अलग अलग देशों में अलग अलग है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक भावनाओं के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि हमारे देश में आज भी हर एक के लिए कार रखना असंभव सी बात है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज,
दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। बच्चों, आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। भारत में जो कैलोरी स्वीकार की जा रही है वो इस प्रकार है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। इन्हीं परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया था। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए ज़्यादा राशि निश्चित की गई, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। बच्चों, इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है। इसी तरह के 5 सदस्यों के परिवार शहरों में अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होती है। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर, जैसे हर 5 साल बाद सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा कराए जाते हैं। विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आइए अब निर्धनता के अनुमान के बारे में बात करते हैं। भारत में वर्ष 1993-94 में गरीबी अनुपात में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक की गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% पर आ गया। यदि यही प्रगति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। लोगों का प्रतिशत पूर्व के दशकों में 1973 से 1993 के बीच में कम हुआ है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन हो गई। वर्ष 2011-12 में, जिसमें औसत गिरावट 2.2%, वर्ष 2004-05 से 2011 से 12 के बीच हुई है। बच्चों, अब हम असुरक्षित समूह के बारे में पढ़ते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक जैसा नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं वे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। इसी प्रकार आर्थिक समूह में सबसे ज़्यादा असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार हैं और नगरीय अनियत मजदूर परिवार। इस सारणी में सभी समूहों में गरीब लोगों के प्रतिशत को दर्शाया गया है, जबकि निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। अनियत उन्हें कहते हैं जिन्हें रोज़ मजदूरी नहीं मिल पाती है। लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधाओं से वंचित सामाजिक समूहों का
भूमिहीन, अनियत, दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हाल ही के कुछ अध्ययनों से पता चला है कि अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूहों, अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियत मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। इन समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय की असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में देखा जाए तो महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। आइए बच्चों, अब हम अंतर्राज्यीय असमानताओं के बारे में पढ़ते हैं। भारत में निर्धनता का एक और पहलू है, प्रत्येक राज्य में गरीब लोगों का अनुपात एक जैसा नहीं है। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात 22% था। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा में निर्धनता का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। बिहार का 33.7 और उड़ीसा का 32.6% निर्धनता औसत के साथ दो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ शहरी निर्धनता भी ज़्यादा है। इनकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में गरीबी में बहुत गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य जहां उच्च कृषि वृद्धि दर है, वहां निर्धनता काफ़ी कम है। केरल ने मानव संसाधन विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार कार्यों में निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज के सार्वजनिक वितरण के कारण भी गरीबी में बहुत सुधार हुआ है। बच्चों, आइए अब वैश्विक निर्धनता परिदृश्य के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग देशों में निर्धनता की क्या स्थिति है। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से कम होकर 2015 में 10% हो गया है। फिर भी इनमें बहुत क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में ज़्यादा निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में बहुत कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में 88.3% थी। यह 2008 में केवल 14.7% और 2015 में 0.7% हो गई। निर्धनों की संख्या में भी बहुत कमी आई है। 2005 में 510.4 मिलियन थी, वह 2013 में निर्धनों की संख्या 274.5 मिलियन रह गई। अलग अलग देशों में निर्धनता रेखा की परिभाषा अलग होने के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। सब सहारा अफ्रीका में गरीबी 2005 के 51% से घटकर वर्ष 2015 में 41% हो गई। लैटिन अमेरिका में गरीबी का अनुपात 2005 में 10% था, जो घटकर 2015 में 4% हो गया। बच्चों, आइए अब हम गरीबी के कारण के विषय में पढ़ते हैं। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण है, जब देश ब्रिटिश नियंत्रण में था उस समय भारत में आर्थिक विकास का निम्न स्तर था। औपनिवेशक सरकार की नीतियों पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को बर्बाद कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसका परिणाम यह हुआ कि रोजगार के अवसर कम हो गए और आय की वृद्धि दर भी कम हुई। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इसके कारण ही प्रति व्यक्ति आय भी कम हुई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण
दोनों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार के साथ कृषि क्षेत्र में कई रोजगार के अवसर पैदा हुए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थे। शहरों में जिन्हें रोजगार नहीं मिला वे रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, इसलिए ये झुग्गियों में रहने लगे। इस प्रकार निर्धनता की समस्या जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में थी, अब वह शहरी क्षेत्रों की भी विशेषता बन गई। बच्चों, उच्च निर्धनता की दर की एक और विशेषता आय का असमान होना भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका एक बड़ा कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार जैसी नीति को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। भारत में भूमि संसाधनों की कमी भी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। नीतियों के उचित कार्यान्वयन से करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधर सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि काम में आने वाली आगतों की खरीदारी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। गरीब लोग कठिनाई से ही बचत कर पाते हैं। वे इसके लिए कर्ज लेते हैं और इसका भुगतान नहीं कर पाते हैं और ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक कर्ज निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं। आइए बच्चों, अब हम निर्धनता निरोधी उपाय क्या हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। निर्धनता उन्मूलन का अर्थ है गरीबी को खत्म करना। गरीबी को खत्म करना भारत की विकास नीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी योजना दो कारकों पर निर्भर है। पहला, आर्थिक समृद्धि या विकास को प्रोत्साहन। दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। 1950 के दशक के आरंभ से 1980 के दशक तक प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और ना ही निर्धनता में कोई कमी आई। 1980 के दशक के बाद से ही भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व की सबसे अधिक रही। विकास की दर जो 1970 में करीब 3.5% थी, वह 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को बढ़ा देती है और मानव विकास में निवेश के लिए जरूरी संसाधन भी उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों, लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। फिर भी यह संभव है कि आर्थिक विकास से प्राप्त अवसरों से गरीब लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। बच्चों, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की आवश्यकता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी को कम करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। पहली योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, मनरेगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा,
वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस कार्यक्रम के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण योजना है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इसे सन 2000 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए था जो शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। बच्चों, तीसरी योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसे 1993 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वयं का रोजगार स्थापित करने में उनकी सहायता करना, जैसे लघु व्यवसाय या लघु उद्योग स्थापित करने में उनकी मदद करना। चौथी योजना है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वयं के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। पांचवी योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। बच्चों की योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसे सन 2000 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी जाती है। आइए बच्चों, अब हम भावी चुनौतियों के बारे में समझते हैं। भारत में गरीबी निश्चित रूप से कम हो गई है। प्रगति होने के बाद भी निर्धनता को खत्म करना देश के लिए बड़ी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में निर्धनता में बहुत असमानताएं हैं। ऐसी आशा की जा रही है कि अगले 10 से 15 वर्षों में गरीबी में कमी होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक विकास, सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण ही संभव हो सकेगा। लोगों के लिए निर्धनता केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक करने में अपना समर्थन दिया है। हो सकता है कि बहुत से लोग भोजन जुटा पाते हों, परंतु क्या उनके पास शिक्षा है या घर है या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है या रोजगार की सुरक्षा है या आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी चल रही है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ गरीबी की परिभाषा भी बदलती है। गरीबी हटाना हमेशा से एक गतिशील लक्ष्य रहा है। ऐसी आशा की जा रही है कि अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संबंध में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध हो सकेगी। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे। लैंगिक समता, महिला तथा पुरुष तथा गरीबों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे। बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन्हें घर पर करने का प्रयास करिए। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? प्रश्न नंबर 2, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। प्रश्न नंबर 3, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 4, निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है? आशा करती हूँ बच्चों
कि आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय